नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करें पल्स क्रॉप, और पल्स क्रॉप के अंदर अपन पढ़ेंगे कौन सी दलहनी फसलों के अंदर सबसे पहले पढ़ रहे हैं उड़द, जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक ग्राम। क्या बोलते हैं? ब्लैक ग्राम। सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये दलहनी फसल है, और दलहनी जितनी फसलें होती है वो ज़्यादातर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, यानी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन की सप्लाई हो जाती है खेत के अंदर। तो अपने सारी फसलों के बारे में बात करते जा रहे हैं, अभी इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने इसके इंट्रोडक्शन, उड़द मतलब ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम ध्यान रखिए। सबसे पहले अपने इसके बारे में बात करेंगे, उड़द मीन्स ब्लैक ग्राम। देखिए कि उड़द का वानस्पतिक नाम क्या है। सबसे पहले बात करेंगे इसका वानस्पतिक नाम, कि उड़द का सर वानस्पतिक नाम क्या है। तो देखिए विद्यार्थी, इसका वानस्पतिक नाम देखो, विग्ना विग्ना मूंगो। इसका वानस्पतिक नाम है विग्ना मूंगो, और लास्ट में एल लगाना है क्योंकि लैटिन भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। तो याद रखना इसका वानस्पतिक नाम क्या है, विग्ना मूंगो। क्या नाम है बेटा? विग्ना मूंगो इसका वानस्पतिक नाम है। दूसरी बात करें कुल कौन सा आता है, तो कुल की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखिए फेवेसी। कौन से परिवार का सदस्य है? तो लिखिए फेवेसी। फेवेसी का दूसरा नाम लिख सकते हो आप लेगुमिनेसी। क्या लिखेंगे बेटा? लेगुमिनेसी, फेवेसी या लेगुमिनेसी। तो लिखिए बेटा फेवेसी या लेगुमिनेसी। तो इसका जो कुल है वो कौन सा है? फेवेसी या लेगुमिनेसी। इसके बाद हम बात करेंगे इसका उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? वो है भारत। कौन है बेटा? भारत है इसका उत्पत्ति स्थान। ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस कौन सा है? वो भारत है। इसके बाद हम बात करेंगे गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो बेटा गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या देखिए, गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम नंबर। तो याद रखना गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो याद रखिए 22। कितनी है बेटा? 22। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 22 पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे प्रोटीन की मात्रा, कि प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो लिखिए बेटा प्रोटीन पाया जाता है 24%। कितनी प्रतिशत? 24% इसमें प्रोटीन होती है। वसा की मात्रा, तो लिखिए वसा की जो मात्रा है वो कितनी होती है। तो लिखिए वसा इसके अंदर पाई जाती है 1.3% वसा होती है, यानी फैट कंटेंट। तो आपने ये लिखा है। देखिए सबसे पहले अपन ने बात की, यहाँ इधर लिखते हैं और लिखते हैं। इसके बाद में थोड़ी सी इधर दे लेते हैं। देखिए सबसे पहले कि आपसे पूछें ये कौन सा प्लांट है, तो आपने लिखना ये C3 पादप है। कौन सा पादप है बेटा? C3 पादप है। इसके बाद में लिखिए ये खरीफ की खरीफ की खरीफ की दलहनी फसल है। कैसी फसल है बेटा? खरीफ की दलहनी फसल है। ये भी अपन को याद रखना है, खरीफ की दलहनी फसल है। और आगे पूछें तो लिखिए ये SDP पादप है। SDP पादप ब्रैकेट में लिखना शॉर्ट डे प्लांट। कौन सा लिखेंगे बेटा? शॉर्ट डे प्लांट। कौन सा प्लांट इसको बोलेंगे? शॉर्ट डे प्लांट या लघु दिवसीय पादप। कौन सा बोलेंगे बेटा? लघु दिवसीय पादप। लघु दिवसीय पादप याद रखना कौन सा कहते हैं इसको? लघु दिवसीय पादप। इसके बाद हम पूछे कि सर इसका अंकुरण प्रकार, अंकुरण का प्रकार पूछे तो कौन सा होता है? तो अंकुरण का प्रकार देखिए बेटा, अंकुरण का प्रकार, तो अंकुरण होता है इसके अंदर EPGL। कौन सा होता है? EPGL। अंकुरण प्रकार पूछे तो कौन सा है? EPGL। अंकुरण का प्रकार है EPGL, या EPGL को अपन बोल सकते हैं ऊपरी भूमिक। क्या बोलेंगे बेटा? ऊपरी भूमिक। तो याद रखें ऊपरी भूमिक। और थोड़ा सा पॉइंट और लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए
आपसे पूछे फल का प्रकार, फल का प्रकार, तो फल कौन सा प्रकार का पाया जाता है वो भी लिखिए। तो याद रखना फल पाया जाता है पोड या फली। क्या बोलेंगे बेटा? पोड या फली। फल का प्रकार में लिखिए पोड या फली। थोड़ा सा और लिख लेते हैं हल्का सा कि ये स्वपरागति फसल है। कैसी फसल है बेटा? स्वपरागति फसल है। कैसी फसल है? स्वपरागति फसल है, सेल्फ पोल्टेड क्रॉप। तो आपने ये नोट करिए, ये स्वपरागति फसल है। थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लेता हूँ कि आपसे पूछे प्रथम चयनित किस्म कौन सी है? तो प्रथम चयनित किस्म है, उसका नाम है T9। क्या नाम है बेटा? T9। और T9 का दूसरा नाम है कृष्णा। क्या नाम है बेटा? कृष्णा। और एक और लिखिए देश करके, प्रथम उन्नतशील किस्म। प्रथम उन्नतशील किस्म कौन सी है? तो आपसे पूछें तो पहली उन्नतशील किस्म है वो है सरला। कौन सी है? सरला। तो इसको आप नोट करिए। देखो विद्यार्थी, ऐसे ध्यान रखना है, अगर आपकी जेब के अंदर गांधी हो या ना हो ये कोई मतलब नहीं, आपके दिल के अंदर आंधी होनी चाहिए, पढ़ाई वैसी करनी है। जेब के अंदर गांधी हो कोई ज़रूरी नहीं है, पर दिल के अंदर आंधी होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से आपको एजुकेशन को देखना है, आपने खूब मेहनत करनी और आप आगे जाओगे। तो आपने ये नोट करिए, सारी की सारी चीज़ें लिखिए इसको। देखिए वापस आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। देखो आपसे पूछें कि इसके उड़द का वानस्पतिक नाम क्या है? उड़द का वानस्पतिक नाम क्या है? तो उड़द का वानस्पतिक नाम है बिगना मूंगो। क्या नाम है बेटा? बिगना मूंगो। यह आपको आना चाहिए, बिगना मूंगो उड़द का वानस्पतिक नाम है। और आपको याद रहना है, देखो इसका कुल कौन सा है, फेवेसी या लेगुमिनेसी? कौन सा है, फेवेसी या लेगुमिनेसी? और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? भारत। कौन सा है बेटा? भारत। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 2n बराबर 22। कितनी पाई जाती है? 2n बराबर 22। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 24%। कितनी होती है? 24%। वसा कितनी होती है? 1.3%। कितनी होती है बेटा? 1.3%। और प्रथम चयनित जो वेराइटी है उसका नाम है T9 और इसका दूसरा नाम है कृष्णा। और प्रथम उन्नतशील जो वेराइटी है ये तो चयनित थी, ये उन्नतशील वेराइटी। तो जो उन्नतशील वेराइटी है वो कौन सी है? सरला। कौन सी है बेटा? सरला। इसके बाद हम पूछे कि आपसे पूछे ये पादप कौन सा है? तो ये C3 पादप है। कैसा पादप है बेटा? C3। और दूसरी याद रखना खरीफ की दलहनी फसल है। कैसी फसल है बेटा? खरीफ की दलहनी फसल है। इसके अलावा याद रखना ये शॉर्ट डे प्लांट है, यानी लघु दिवसीय पादप। अंकुरण का प्रकार पूछे तो कौन सा है बेटा? तो याद रखना EPGL या ऊपरी भूमिक। इसका जो फल प्रकार पूछे तो कौन सा है? पोड या फली। और ये कैसी फसल है? स्वपरागति फसल है। और ये एक पॉइंट और लिख लीजिए बेटा, तो लिखिए एक पॉइंट और लिखिए, पुष्प क्रमांक। लिखिए पुष्प क्रम, इसको बोलते हैं रेसिम। याद रखना पुष्प क्रम कौन सा है? रेसिम। ये भी आपको आना चाहिए। और आपको एक और पॉइंट लिखिए, ये आप लिख लीजिए, नोट करिए जब तक। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि रेसिम हो गया इसका पुष्प क्रमांक, ये सिर से इस तरह रेसिम भी बोलते हैं। इसके बाद में देखो आप लिखते रहना। देखिए दूसरा पॉइंट की ओर लेके जाता हूं। तो उड़द उड़द की फसल में उड़द की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने करने वाला जीवाणु पाया जाता है। और उस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम स्पीसीज या राइजोबियम लेगुमिनेसी। तो आप लिखिए उस जीवाणु का नाम भी राइजोबियम लेग्यूम या लेगुमिनेसी, लेग्यूम्स, या आप इसको लिख सकते हो स्पीसीज। इस प्रजाति का जीवाणु पाया जाता है, ये भी आपको आना चाहिए।
ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद में आगे बात करें राजस्थान में, देखो एक राजस्थान वाला डाटा बाद में लिखेंगे, पहले अपना बात करते हैं। लिखो उड़द के द्वारा, उड़द के द्वारा तैयार व्यंजन, तो पूछे तो कौन सा व्यंजन होता है, तो पापड़। क्या बनाते हैं, पापड़, पापड़ तैयार किया जाता है, यह याद रहना चाहिए आपको। दूसरी बात आपने लिखना है राजस्थान में, देखो राजस्थान में सर्वाधिक है उड़द की खेती करने वाला जिला, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उड़द की खेती करने वाला जिला भीलवाड़ा, याद रखना कौन सा है, भीलवाड़ा। और आपसे पूछें और कोई है तो कोटा और उदयपुर खंड, कोटा व उदयपुर खंड, कोटा और उदयपुर खंड में भी इसकी खेती की जाती है, ध्यान रखना कोटा और उदयपुर खंड के अंदर। इसके बाद में आगे बात करते हैं बेटा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जलवायु। क्या पढ़ेंगे बेटा, जलवायु सबसे पहले। तो लिखिए जलवायु के बारे में, देखिए जलवायु, जलवायु यानी क्लाइमेट। देखो जलवायु क्या होता है, इसको आप नोट करिए, 1 मिनट लगेगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो लिखिए गर्म और आर्द्र जलवायु का पौधा है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु का पौधा है, गर्म और आर्द्र जलवायु का पौधा है। दूसरी बात करें वानस्पतिक, लिखिए वानस्पतिक वृद्धि हेतु, वानस्पतिक वृद्धि हेतु तापमान, वानस्पतिक वृद्धि हेतु तापमान कितना होना चाहिए, तो याद रखना 21 से लेके 30 सेल्सियस, 21 से 30 सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। और लिखिए औसत वर्षा, लिखिए औसत वर्षा, तो औसत वर्षा की बात करें कितनी चाहिए, तो औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 30 से 40 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और एक और पॉइंट लिखना, कम पानी चाहने वाली फसल है, कम पानी चाहने वाली तथा कम अवधि वाली फसल है, कम अवधि वाली फसल है, ये भी अपन को आना चाहिए। इसके बाद में थोड़ा सा पॉइंट, ये तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, अब बात करेंगे थोड़ी सी पॉइंट ऊपर ले लेते हैं हल्का सा। ये देखिए इसके बाद में अपन बात करेंगे मिट्टी के बारे में। तो लिखिए मिट्टी के बारे में, मृदा, मृदा को क्या कहते हैं, सोइल। अब मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी चाहिए इसको कैसी, बलुई दोमट, बलुई दोमट, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मृदा सौर उत्तम है, कैसी है, सौर उत्तम है। और याद रखना बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, जल निकास की सुविधा, जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। अरे एक और पॉइंट लिखिए आप, पीएच कितना होना चाहिए, तो याद रखना 6.5 से 7.5, ये पीएच स्केल है, तो याद रखिए, ये भी अपन को याद रखना है इसकी। तो सबसे पहले अपने एक बार रिपीट और कर देते हैं।
तो जलवायु कैसी चाहिए, तो जलवायु की बात है गर्म और आर्द्र जलवायु का पौधा है। कैसी जलवायु का, गर्म और आर्द्र जलवायु का पौधा है। औसत है तापमान कितना चाहिए, 21 से 30 सेल्सियस। और औसत वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, तो याद रखना 30 से 40 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। दूसरी, कम पानी चाहने वाली फसल है और कम अवधि में पकने वाली फसल भी है, ध्यान रखना कम अवधि के अंदर पक जाती है। और एक याद रखना, मिट्टी कैसी चाहिए, तो बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5। ये आप नोट कर दीजिए। आप इसको नोट करते जाइए, फिर उसके बाद में अपने बात करेंगे आगे। जब तक नोट करिए, पहले नोट करते जाइए जल्दी जल्दी। इसके बाद में अपने बात करते हैं किस्मों की ओर, वेराइटीज। तो अपने बात करेंगे वेराइटी किस्म की ओर। देखिए, किस्म की बात करते हैं, वेराइटी। देखो, वेराइटी के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, तो सबसे पहले तो याद रखना T9। क्या नाम है, T9। और T9 को क्या कहते हैं, कृष्णा। क्या कहते हैं बेटा, कृष्णा। और एक याद रखना पंथ, पंथ है U19। और एक याद रखना पंथ U30। और एक याद रखना बरखा। बरखा जो इंपॉर्टेंट वेराइटी लिखवा रहा हूँ, बरखा ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक लिखना सरला, सरला, बरखा और सरला। इनमें से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, ये वाली। और ये भी याद रखना, कृष्णा, पंथ 19, पंथ 30 और बरखा और सरला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है, वो अपन को याद रखनी है। छापिए इसको, देखिए जब तक। और एक और लिख लीजिए, जवार उड़द 2। जवार, जवार उड़द 2, जवार उड़द 2। और एक और लिख लीजिए, चलो वो रहने दो, कोई नहीं, इतनी काफ़ी सेपेंस है जो एग्जाम में पूछने योग्य हैं। एक तो बरखा पे ध्यान देना, एक कृष्णा के ऊपर देना, बाकी और सब ऐसे हैं। तो ये अपन को याद रखना है, वेराइटीज़ के अंदर 2 वेराइटीज़ तो याद रखें कम से कम। आगे बात करते हैं, लिखिए, लिखिए बीज दर एवं बीज दर एवं बीजोपचार, बीजोपचार। देखो, सीड ट्रीटमेंट और बीज दर में डिफरेंट है दोनों के अंदर। देखो, बात करें अपन बीज दर की, तो बीज दर देखो कम रखें ज़्यादा रखें वो अपन पे डिपेंड करती है। तो अपन बात करें सीड रेट के बारे में पूछें, तो लिखिए सीड रेट, सीड रेट या सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट। देखो, अपन बात कर रहे हैं बीज दर, तो अपन पूछे कि सामान्य बीज दर कितनी रखें। नॉर्मली जो सीड रेट है सामान्य बीज दर, तो सामान्य बीज दर कितनी रखेंगे, तो अपन को याद होनी चाहिए सामान्य बीज दर कितनी रखेंगे बेटा। और एक होती है मिश्रित बीज दर, दोनों में डिफरेंट है। मिश्रित फसल की जो बीज दर है, मिश्रित फसल के लिए बीज दर की बीज दर, देखिए बेटा, मिश्रित है और सामान्य में दोनों में डिफरेंट क्या है, तो सामान्य के अंदर जो बीज दर लेते हैं वो कितने लेते हैं, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। कितने लेते हैं, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। और इसके अंदर लेते हैं 10 केजी प्रति हेक्टेयर। छापिए इसको। अब बात यहाँ आ गई, जैसे अगर आपसे पूछ लें, ये तो हो गई पहली वेराइटीज और ये हो गई दूसरी। अब बात ये आ गई सर मिश्रित फसल के अंदर किसके साथ लें, तो आप ये मिश्रित फसल में जैसे उड़द प्लस है ज्वार के साथ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ले लीजिए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, जैसे पूछ ले कि सर कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की, कतार से कतार की दूरी कितनी रखें, कतार से कतार की दूरी रखते हैं 30 सेंटीमीटर।
और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी वो रखते हैं कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 या 15 भी लिख लेते हैं। तो R इंटू पी क्या रख लेते हैं बेटा, ये R इंटू पी 10 इंटू 30 इंटू 10 सेंटीमीटर रखते हैं, ये याद रखना। और एक और पॉइंट ध्यान रखना, बीज की गहराई, यहाँ लिख रहा हूँ बीज की गहराई, तो लिखिए बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर। कितने रखते हैं, बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। छापिए इसको। अब बीज उपचार की बात करते हैं। थोड़ा सा पॉइंट इधर ले लेता हूँ हल्का सा, और थोड़ा कलर चेंज करवा देता हूँ ना, ये लो जाए ये सब। अब बीज उपचार करने के लिए अपन को यहाँ पे देख देता हूँ। बीज उपचार के लिए आपको कुछ नहीं याद रखना। बीज उपचार के अंदर आता है, एक तो लेंगे थायरम और दूसरा लेंगे कौन सा, कार्बेंडोजिम। कार्बेंडोजिम। अब कार्बेंडोजिम और थायरम में क्या होता है कि थायरम के तो लेंगे 3 ग्राम प्रति किलो बीज के लिए, प्रति किलो बीज है तो प्रति किलो बीज है तो ये तो हो गया थायरम के लिए। किसके लिए हो गया, थायरम के लिए। तो पूछे तो कितना है, तो थायरम के लिए याद रखना कितना लेना है, 3 ग्राम लेना 1 किलो बीज के लिए। और आपसे पूछे कार्बेंडोजिम के, तो कार्बेंडोजिम में याद रखना 2 ग्राम प्रति किलो बीज हेतु, प्रति किलो बीज हेतु। ये कौन है, तो याद रखना ये है कार्बेंडोजिम। इसकी मात्रा ऐसे लेनी है। ये करना है अपन को बुआई के समय। और बुआई करने के पश्चात, अगर बुआई करते समय, ये बुआई के समय, तो प्रयोग करेंगे किसका, राइजोबियम का। किसका करेंगे, राइजोबियम कल्चर का, कल्चर से उपचारित करेंगे। ये भी अपन को याद रखना है। छापिए इसको बेटा, पूरी की पूरी डिटेल्स के अंदर है, और अच्छे से इसको लिखिए, पूरे पूरे लिखिए, इसको नोट करिए। और एक और चीज लिख लीजिए, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, वो भी बुआई का समय, बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय जून जुलाई। कब करते हैं बेटा बुआई, जून और जुलाई के अंदर कर देंगे बुआई, ध्यान रख लेना। अब जून जुलाई के अंदर जैसे 15 जुलाई हो गई, 15 जून के आसपास इसकी बुआई कर देंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कन्फ्री में, तो ये अपन को याद होनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे। देखिए आप लिखते जाइए, मैं लिखता जाता हूँ। इसके बाद में आप लिखिए खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। और एक खाद एवं उर्वरक के अंदर बात करें, सबसे पहले गोबर की खाद, गोबर की खाद जिसे अपन बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, FYM। गोबर की खाद डालेंगे कितना, तो याद रखना 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। तो एक खास रखना याद, गोबर की खाद 3 साल में एक बार डालेंगे, 3 साल में एक बार गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, कोई भी फसल हो। तो उससे क्या होता है, मृदा की उर्वरक शक्ति बनी रहती है, ये अपन को याद रखना। और हमेशा याद रखें किसान भाइयों कि हमेशा फसल चक्कर अपनाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन। यानी उसके अंदर क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि जो जगह निश्चित होती है, फसल को एक्सचेंज किया जाता है, नाउन एज क्रॉप रोटेशन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, देखिए नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा कम लेंगे, और पोटेशियम की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें। कि नाइट्रोजन की मात्रा कम क्यों लेंगे, क्योंकि ये ऐसी फसल है, दलहनी फसलें जितनी भी है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, उसके अंदर राइजोबियम नामक का एक जीवाणु पाया जाता है,
जो वायुमंडल से सीधे क्या सप्लाई करवाती है, नाइट्रोजन सप्लाई करवाती है। तो अपन को ये विशेष ध्यान रखना है। अब जो नाइट्रोजन की मात्रा बात करें कितनी होगी, तो आपने याद रखना 20 केजी प्रति हेक्टेयर, 20 केजी प्रति हेक्टेयर। और लिखिए फास्फोरस कितना होगा, 60 केजी प्रति हेक्टेयर। और लिखिए पोटेशियम कितना होगा, 40 केजी प्रति हेक्टेयर। छापिए इसको भी। अब एक और याद रखना, जैविक फर्टिलाइजर के रूप में जैविक उर्वरक, जैविक उर्वरक के रूप में किसको काम में लेते हैं वो भी याद रखिए। वो याद रखना राइजोबियम। कौन सा लेंगे, राइजोबियम। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम के एक कल्चर का जो वजन होता है वो कितना होता है, 200 ग्राम। ये आपको याद रखना चाहिए, 2 का 400 ग्राम। तो ये पूरा पूरा अपन को याद रखना चाहिए। तो खाद और उर्वरक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन बात करेंगे सिंचाई। सिंचाई, जिस सिंचाई को कहा जाता है इरिगेशन। सिंचाई के अंदर याद रखना कि सिंचाई कब कब करें, तो याद रखें इसकी क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था, तो क्रांतिक अवस्था के अंदर अपन को एक खास पॉइंट याद रखना कि एक तो पुष्पन आने से पहले, पुष्पन आने से पहले, फूल आने से पहले। और दूसरा लिखो पुष्पन में दाना बनते समय, दाना बनते समय। ये दोनों स्टेज आपको याद होनी चाहिए। ऐसे सिंचाई की कोई खास आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये खरीफ की फसल है और खरीफ के अंदर बारिशें होती रहती है। फिर भी स्टेज पूछ ले तो फूल आने से पहले और फूल में दाना यानी पुष्पन में दाना बनते समय, या फली के अंदर दाना बनते समय, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसके बाद में आगे बात करें कौन सा शाकनाशी, इसके अंदर अगर खरपतवार वगैरह का प्रकोप होता है तो कौन सा शाकनाशी का प्रयोग करें, तो लिखिए शाकनाशी का नाम, शाकनाशियों का नाम यानी हर्बिसाइड कौन सा यूज करना है, हर्बिसाइड का प्रयोग कौन सा करें, तो उसके बारे में लिखिए। पहला तो पहले शाकनाशी लेंगे अपन फ्लोरोक्लोरोलिन। कौन सा लेंगे बेटा, क्लोरोक्लोरोलिन। क्लोरोक्लोरोलिन शाकनाशी को काम में लेंगे, क्लोरोक्लोरोलिन। और एक याद रखना एला क्लोरो शाकनाशी भी काम में ले सकते हैं। और एक लिखिए दूसरा पेंडीमेथिलीन, दूसरा तो ये हो गया। तीसरा लिखिए पेंडीमेथिलीन का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आपने याद रखना दलहनी और तिलहनी फसलों के अंदर जो शाकनाशी काम में लेते हैं उस शाकनाशी के लास्ट में लीन शब्द देख लेना बस, आप तो इतना कर देना एग्जामिनेशन में। इसके बाद में अपन बात करें कि ये पहले आप लिखिए, नोट करिए इसको जब तक। इसके बाद में लिखिए, एक लिखिए कीटों के नाम। कीट कौन कौन से लगते हैं, तो एक लिखिए सफ़ेद मक्खी, सफ़ेद मक्खी लगती है वाइट फ्लाई। और एक लगता है एफिड्स, ये कीट लगते हैं इसके अंदर। और इसके बाद में लिखिए रोग, रोग कौन कौन से लगते हैं, तो रोग के बारे में देखिए बेटा। एक तो लगता है पीलिया रोग, एक होता है पीलिया रोग। दूसरा लिखना झुलसा रोग। इसके बाद हम बात करेंगे उपज पैदावार। तो उपज में लिखिए 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार होती है, उपज होती है। और एक और याद रखना, उड़द के अंदर जो फास्फोरिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो भी लिख लीजिए स्टार लगा के। उड़द में सर्वाधिक मात्रा में फास्फोरिक, देखिए फास्फोलिक एसिड पाया जाता है, ये भी याद रखना। दूसरी बात करें
भंडारण में, दूसरा लिखिए, भंडारण करते समय, भंडारण करते समय बीज में नमी की मात्रा, बीज में नमी की मात्रा, भंडारण करते समय बीज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लिखिए, आप लिख सकते हो 8 से 10%, या अपने याद रख सकते हो 6 से 8% होना चाहिए। ज़्यादा नमी रहेगी तो प्रॉब्लम रहेगी, तो नमी होनी चाहिए 6 से 8, दलहनी, तेलहनी और बीज मसालों के लिए, ये सारी के सारी। इसी के साथ में थैंक यू, ये क्लास समाप्त होती है।